Hello and welcome back to your channel in short. I am your MRI tutor श्वेता गुप्ता. आज के स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा RGU. आज हम RGU के बारे में पढ़ेंगे. RGU एक एक्सरे प्रोसीजर है, राइट? तो RGU स्टैंड फॉर रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम. ठीक है, RGU क्या है? रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम है. ये एक तरीके का क्या है? एक्सरे का स्पेशल प्रोसीजर है, राइट? इट इज एन एक्सरे स्पेशल प्रोसीजर. ठीक है, एक्सरे का एक स्पेशल प्रोसीजर है जो कि हम लोग क्या करते हैं, जिसमें यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, RGU एक एक्सरे का स्पेशल प्रोसीजर है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं या इसकी डायग्नोसिस हम करते हैं, राइट? जो हम लोग मेल में प्रेफर करते हैं. जब मेल में कोई पेनिस रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव यूरिनेशन वगैरह रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो हम मेल में प्रेफर करते हैं RGU को. ऐसे ही मैंने बताया था फीमेल में हम कौन सा अगर रिप्रोडक्टिव या यूरेथ्रा वगैरह से रिलेटेड कुछ करना रहेगा तो हम क्या करते हैं फीमेल में? HSG. आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया है HSG, हिस्टिनोसल्फिंगोग्राम, राइट? वैसे ही मेल में होता है. जब हम उनके पेनिस या यूरेथ्रा को चेक करते हैं तब हम एक प्रोसीजर डन करते हैं, एक्सरे प्रोसीजर डन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं RGU. ठीक है, तो तीन बातें हो गई यहाँ पे. पहला क्या? तो RGU स्टैंड फॉर रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम. सेकेंड, इट इज एन स्पेशल एक्सरे प्रोसीजर. ठीक है, इन विच वी डन या स्टडी ऑफ यूरेथ्रा, राइट? सेकेंड पार्ट अगर बात करें तो हम लोग जो यूरिनरी पैसेज होते हैं, यूरिनरी पैसेज उसके टर्मिनल को चेक करते हैं. मतलब उसमें किसी तरीके का ब्लॉकेज या किसी तरीके का इन्फेक्शन या स्पिंचर वगैरह तो नहीं है. ये सारी चीजें हम चेक करते हैं किसमें? RGU में. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ यूरेथ्रा की. मतलब यूरेथ्रा की एनाटॉमी क्या है, संरचना क्या है? तो एनाटॉमी अगर यूरेथ्रा की देखिए तो मेल यूरेथ्रा जो होता है वो नैरो फिब्रोमस्कुलर होता है जो कि किस में हेल्प करता है? तो सीमेन या यूरिन को स्क्रीट आउट करने के काम करता है. कौन? हमारा यूरेथ्रा. अब इसी यूरेथ्रा में अगर किसी तरीके का ब्लॉकेज या इन्फेक्शन या स्पिंचर अदर हो जाए तो हम क्या करते हैं? RGU को प्रेफर करते हैं, राइट? जो मेल यूरेथ्रा होता है वो 17.5 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होता है. ठीक है, मेल यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 17.5 to 20 सेंटीमीटर का होता है. ठीक है, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन को कैरी करता है. ठीक, जैसे मतलब हर पार्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर है तो यूरेथ्रा को अगर डिवाइड करोगे तो 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे हम. कौन सा? एंटीरियर और पोस्टीरियर, राइट? जो एंटीरियर पार्ट है यूरेथ्रा का वो हमारा एक्सटर्नल मीटस. आपने ये चीज पढ़ा होगा जब एनाटॉमी या आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें आपको यूरेथ्रा, पेनिस, फैलोपियन ट्यूब ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाया गया है. फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में पढ़ाया गया. तो यूरेथ्रा में भी ऐसे ही है. तो इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है जो कि एंटीरियर पार्ट है वो एक्सटेंड है एक्सटर्नल मीटस से लेके इंफीरियर एज, एक्सटर्नल मीटस से लेके इंफीरियर एज ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम तक. ठीक है, डायफ्राम तक जो कि कॉर्पस स्पॉन्जिएशन से भी रिलेटेड है. ठीक है, तो जो हमारा यूरेथ्रा है वो क्या है? नैरो फिब्रोमस्कुलर है जो कि सीमेन और यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है एक्सटर्नली. इस तो लेंथ हो गया 17.5 to 20 सेंटीमीटर. इसको 2 बॉडी पार्ट में बांटा गया है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली. इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो एक्सटेंड कहां से? हमारा एक्सटर्नल मीटस से लेके यूरोजेनाइटल डायफ्राम से होते हुए कॉर्पस स्पाइनोसम तक, राइट? ये हो गया स्पॉन्जियोसम तक.
ठीक है, ये हो गया एनाटॉमी ऑफ यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा के बारे में ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें हमें चेक करना है और यूरेथ्रा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, कितने पार्ट में है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम एनाटॉमी ऑफ यूरेथ्रा पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशन मतलब ऐसा कौन सा समय जब हम किसी प्रोसीजर को करते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब उससे विपरीत समस्या। ठीक है, मतलब उससे विपरीत समस्या या ऐसे कौन से समय पे हम इस प्रोसीजर को इग्नोर करते हैं या हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो इंडिकेशन की बात करें, कब कब हम लोग इस प्रोसीजर को इंडिकेट करते हैं या करने को प्रिस्क्राइब करते हैं। पहला इसमें आता है डिमिनिस्ड यूरिनरी स्ट्रीम। तो सबसे पहले अगर बात करें इंडिकेशन की, तो सबसे पहले डिमिनिस्ड यूरिनरी स्ट्रीम। अगर हमारे जो यूरिनरी स्ट्रीम है, अगर उसमें बहाव में, उसमें धारा में अगर कमी आती है तो हम आरजीओ को प्रेफर करते हैं, राइट। ये जो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर आपको ओल्डर मैन में ही दिखने में, मतलब ओल्डर मैन में ही देखा जाता है। ओल्डर मैन में क्या होता है, सबसे ज्यादा मतलब नहीं भी तो 75 to 80% ओल्डर मैन में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, इन लार्ज प्रोस्टेट से। उससे क्या होता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो दबने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो यूरिनरी स्ट्रीम है वो कम होने लगती है। और ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जो ओल्डर मैन है, जो ओल्ड एज जो मैन है, वो क्या करते हैं, वो इस परेशानी से जूझते ही हैं। स्टार्ट मतलब या तो बहाव नहीं आएगा यूरिनेट करेंगे तो, या तो वो अचानक से रह के थोड़ा थोड़ा यूरिन करते रहेंगे, ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है उनको, राइट। अनदर अगर कॉज की बात करें तो सेकंड है इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट और यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरीके का इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, तब भी हमारा जो यूरिनरी का स्ट्रीम है वो कम हो सकता है। इसकी वजह से भी हम आरजीयू को प्रेफर करते हैं, राइट। थर्ड बात करें इंडिकेशन की, थर्ड बात करें तो है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? यूरेथ्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारा पेनिस है, राइट। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको सब पता होना चाहिए और आप इसके बारे में इजीली पढ़ते भी हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है रफली डायग्राम। हमारा पेनिस है, ये हमारा प्रोस्टेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है अपना ब्लैडर, उसमें फुल रहता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ट्यूब होता है। ये नहीं कि पेनिस है तो बस हो गया खत्म, इसके अंदर भी इंटरनली स्ट्रक्चर वगैरह है। तो इसके अंदर भी एक ट्यूब होता है जो कि क्या करता है, यूरिन या सीमेन को लाने का काम करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, यही यूरेथ्रल ट्यूब जो अंदर होता है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है या वो और नैरोविंग हो जाता है किसी कारणवश। तो उसमें क्या होता है, यूरिनेशन में फिर प्रॉब्लम होती है, आपको पेन हो सकता है, ठीक है। यूरिनेशन में फिर प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसी को कहते हैं हम लोग यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। इसमें भी हम क्या करते हैं, आरजीयू को प्रेफर करते हैं, राइट। सेकंड बात करें तो यूरेथ्रल डायवर्टी। इसमें क्या होता है, यूरेथ्रल डायवर्टिकुलर में क्या होता है, ये हमारा जो ट्यूब है उसी के बगल में एक क्या होता है, आउट पॉचिंग या पॉकेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होने लगता है कि जब भी आप यूरिनेशन पास आउट करेंगे तो कुछ यूरिनेशन या कुछ यूरिन क्या होगा, उसमें फिल होने लगता है। तो उसको भी हम कहते हैं क्या, यूरेथ्रल डायवर्टिक्यूलर, राइट। सेकेंड और लास्ट अगर बात करें इंडिकेशन की, कब करते हैं, सस्पेक्टेड यूरेथ्रल फिस्टुला। आपने पढ़ा होगा फिस्टुला, पाइल्स, ये सब के बारे में, फिशर के बारे में। तो फिस्टुला क्या होता है, जब हमें यूरेथ्रल फिस्टुला होने का भी चांसेस लगे कि हो सकता है इसको ऐसा हो, वो डॉक्टर का है कि डॉक्टर चेकअप करके बताता है। हमारा काम होता है क्या, उस प्रोसीजर को प्रोसीड करके एक्सरे फिल्म वगैरह निकाल के हमें डॉक्टर तक पहुंचाना, राइट। तो यूरेथ्रल फिस्टुला का अगर चांसेस उसे लगता है तो भी वो आरजीयू को इंडिकेट करता है या प्रेफर करता है कि जाइए आप आरजीयू करा के आइए। इसमें क्या होता है, फिस्टुला में एक
एबनॉर्मल होल हो जाता है हमारे ब्लैडर में, हमारा जो ब्लैडर है उसमें अगर एबनॉर्मल होल हो उसके लेयरिंग पे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरेथ्रल फिस्टुला। उस समय पे क्या होने लगता है कि जब भी आपको मतलब हमेशा आपको ईचिंग वगैरह लगा रहेगा, आपको मतलब जलन टाइप का फील होता रहेगा, ठीक है, ये सारे केसेस होते रहते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन है कि कब हम लोग आरजीयू को प्रेफर करते हैं। पहला, डिमनाइज यूरिनरी स्ट्रीम, दूसरा, इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट और यूरिनरी ट्रैक्ट, थर्ड, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, फोर्थ, यूरेथ्रल डायवर्टिकुला एंड फिफ्थ, सस्पेक्टेड यूरेथ्रल फिस्टुला। तो ऐसे कंडीशन में हम आरजीयू को इंडिकेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब हम आरजीयू को प्रेफर्ड नहीं करेंगे। कब? पहला, एक्यूट यूटीआई, एक्यूट यूटीआई हो, और सेकंड, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो, राइट। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आरजीयू को प्रेफर्ड नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, अगर एक्यूट यूटीआई है, यूटीआई मतलब सिस्टाइसिस, एक्यूट सिस्टाइसिस है, इन्फ्लामेशन है, सडन इन्फ्लामेशन होता हो आपकी यूरिनरी ब्लैडर में, तो हम क्या करते हैं, आरजीयू को प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? एक तो बेचारे को इन्फ्लामेशन है, एक तो प्रॉब्लम है, उसको हमेशा ईचिंग वगैरह होता है। तो आप 50% चांस रख के चलिए कि आप जब कॉन्ट्रास्ट देंगे तो मे भी वहां पे क्या और भी चीजें होने के या साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर सिस्टाइसिस रहता है तो हम आरजीयू को प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी। सबसे पहले मैंने बताया है कि किसी भी प्रोसीजर करने से पहले हम कॉन्ट्रास्ट फॉर्म या कंसेंट फॉर्म पे साइन कराते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, तभी हम कॉन्ट्रास्ट को देने का कोशिश करते हैं। अगर उसको किसी तरीके की एलर्जी है कॉन्ट्रास्ट से या किसी भी मेडिकल ड्रग से, तो हम कॉन्ट्रास्ट को प्रेफर नहीं करेंगे और बिना कॉन्ट्रास्ट के आरजीयू नहीं होगा, राइट। तो ऐसे दो कंडीशन है जिसमें हम आरजीयू को प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट्स। कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले है एक्सरे डिवाइस। एक्सरे डिवाइस चाहिए भाई, हमें फिल्म निकालना है तो बिना एक्सरे डिवाइस का नहीं होगा। सेकंड, सिरिंज, सिरिंज जिससे हम एनएस या कॉन्ट्रास्ट को देते हैं, राइट। थर्ड, कैथेटर जो कि हम पेनिस के अंदर इंसर्ट करते हैं। फोर्थ, ग्लव्स, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें ग्लव्स का पहनना जरूरी होता है। फिफ्थ, कॉटन, एरिया को क्लीन करने के लिए हम कॉटन का यूज या गॉज पीस का यूज करते हैं। सिक्स, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन लिक्विड, इसमें लिडोकेन वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या बेटाडीन। सेवेंथ, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम लोग आरजीयू में यूज करते हैं। एक्सरे डिवाइस होना जरूरी है, सिरिंज का होना जरूरी है, और ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, अब एक्सरे डिवाइस तो स्टरलाइज नहीं ना करोगे, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एकदम स्टरलाइज होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है मेडिकल में कि जेनाइटल ऑर्गन, चाहे वो मेल का हो और फीमेल का हो, सबसे सेंसिटिव एरिया जो होता है वो हमारा जेनाइटल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होता है। तो हमें इस जगह के प्रोसीजर करने पे और भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे इक्विपमेंट्स की कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि आरजीयू में यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करें पेशेंट प्रिपरेशन की। पेशेंट प्रिपरेशन की, तो पेशेंट प्रिपरेशन में यही है, इसमें खाने होने से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। पेशेंट प्रिपरेशन में ये है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, लेकिन प्रोसीजर के पहले ही, जस्ट पहले ही हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि आप मिक्चुरेट, यूरिन मिक्चुरेट करके आइए, मतलब यूरिन पास आउट करके आइए और ब्लैडर को एकदम एम्पटी करके रखते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन है उसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जाइए आप अपना ब्लैडर खाली करके आइए या यूरिन को मिक्चुरेट करके आइए। नेक्स्ट हम उसे हॉस्पिटल का गाउन देते हैं पहनने के लिए, हॉस्पिटल गाउन, ताकि वो इजीली हो प्रोसीजर करने में, ठीक है। ये होते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। लास्ट बात करते हैं हम टेक्निक की कि किस तरीके से हम आरजीयू को परफॉर्म करते हैं। तो टेक्निक की अगर बात करें, टेक्निक की बात करें तो सबसे पहला है क्या, पेशेंट को एक्सरे के टेबल पे लेटाएंगे इन सुपाइन पोजीशन, इन सुपाइन पोजीशन। तो
तो सबसे पहले पेशेंट गया, एंट्री किया हमारे एक्सरे रूम में और उसको एक्सरे के टेबल पे लेटाते हैं किस पोजीशन में, सुपाइन के पोजीशन में। दूसरा क्या करते हैं, कैथेटर टिप और पेनिस के टिप को एसेप्टिक टेक्निक करते हैं, मतलब उसको जर्म फ्री बनाते हैं या कह सकते हैं कि आप स्टरलाइज करते हैं उसको। सबसे पहले तो कैथेटर के टिप को स्टरलाइज करोगे, पेनिस के टिप को स्टरलाइज करोगे, उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड में नेक्स्ट में क्या करते हैं, कैथेटर को हम लोग इंसर्ट करते हैं पेनिस के अंदर। पेनिस के अंदर एक पार्ट होता है फोसा नेविकुलरिस होता है, उसके इनसाइड तक हम लोग इंसर्ट करते हैं कैथेटर को और बैलून के फॉर्म में, मतलब एकदम अगर पेनिस है ये देखिए आप वो कैथेटर को एकदम इजीली बस सीधे कर दिए, उसको एक रोटेशन करने का, एक इंसर्ट करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं। फोर्थ बात करें तो हम पेशेंट के डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट को भी चेक करते रखते हैं कि पेशेंट ठीक है कि नहीं, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको पेन कितना हो रहा है, ये सारी चीजें भी हम चेक करते रहते हैं। पेशेंट डिस्कम्फर्ट या कंफर्ट, ठीक है, वो उस मतलब जिस तरीके से आप इंसर्ट कर रहे हैं उसको क्या एक्सपीरियंस कर पा रहा है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, उसको नोटिस करते रहते हैं, राइट। जैसे ही आप नेविकुलरिस तक इंसर्ट कर लेंगे अपने कैथेटर को, इसमें भी और भी एक अगर ऐड करें, अब पता नहीं कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता होगा, तो इसमें अलग अलग फ़ारेनहाइट के हम लोग स्केल यूज करते हैं, ठीक है। जो कैथेटर होता है वो 8, 10, 12 ऐसे करके हम 5-6 कैथेटर्स को इंसर्ट करते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वो यूज करते हैं। अब जैसे ही आपने कैथेटर को वहां तक इंसर्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देंगे कॉन्ट्रास्ट को। अब कॉन्ट्रास्ट धीरे धीरे देते हैं और उसी समय हम एक्सरे फिल्म को भी लेते रहते हैं, देखते हैं कि वो कॉन्ट्रास्ट कहाँ तक हमारे पूरे पेनिस के अंदर, यूरेथ्रल ट्यूब के अंदर और हमारा जो एंटीरियर ब्लैडर है वहां तक कितनी दूरी में किस तरीके से फैल रहा है, कहीं बीच में स्ट्रक्चर या ब्लॉकेज, ये सारी चीजें तो नहीं है। ब्लॉकेज और स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रक्चर क्या है, नैरोइंग ऑफ द ट्यूब। अगर कोई ट्यूब है तो वो थोड़ा सा नैरो हो गया, मतलब पतला हो गया, लेकिन ब्लॉकेज क्या है, वो पूरी तरीके से बंद हो गया, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो कॉन्ट्रास्ट देते समय ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं कि कॉन्ट्रास्ट किस तरीके से फ्लो हो रहा है हमारे पेनिस और हमारे यूरेथ्रा को लेके हमारे ब्लैडर तक में, राइट। पूरे ब्लैडर को हम लोग फिल करते हैं उस कॉन्ट्रास्ट से और चेक करते रहते हैं हर एक फिल्म को। अब फिल्म कैसे कैसे लेंगे, फिल्म लेते हैं हम लोग, फिल्म की अगर बात करें तो सबसे पहले प्लेन फिल्म लिया, प्लेन फिल्म मतलब एम्पटी ब्लैडर वाला फिल्म लिया। उसके बाद क्या करते हैं, 30 डिग्री LAO, 30 डिग्री LAO क्या है, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक, मतलब लेफ्ट साइड में एंटीरियरली थोड़ा सा ऑब्लिक करके ये पोजीशन है, इस तरीके से हम फिल्म लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस समय क्या करेंगे, हमारा जो राइट लेग है, राइट लेग वो क्या होगा, एबडक्टेड। दो टर्म होता है, एक एबडक्टेड होता है और एक एडक्टेड होता है। एडक्टेड मतलब पास आना और एबडक्टेड मतलब दूर ले जाना। तो राइट लेग होगा वो क्या करेंगे, उसको दूर रखेंगे और नी को फ्लेक्स्ड रखेंगे और पोजीशन कौन सा रहेगा, 30 डिग्री LAO करके हम क्या करते हैं, एक फिल्म निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट फिल्म सुपाइन पोजीशन में PA के फॉर्म में लेते हैं, मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर। फिर नेक्स्ट फिल्म कब लेते हैं, 30 डिग्री RAO क्या है, राइट एंटीरियर ऑब्लिक। इसमें क्या करते हैं, जब ऐसे लोगे तो क्या करोगे, लेफ्ट लेग को क्या करोगे, एबडक्टेड मतलब थाई से दूर करोगे और नी इसमें भी फ्लेक्स्ड रहेगा। जब LAO लोगे तो राइट लेग को एबडक्टेड करोगे, मतलब थाई से दूर रखोगे और एक सुपाइन का PA लोगे और नेक्स्ट कौन सा लोगे, 30 डिग्री RAO, तो उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को हम लोग
थाई से दूर रखते हैं। अब ये बात होगी प्रोसीजर पढ़ने की। अगर आप पढ़ के सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाता, आपको एक ना एक बार इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत पड़ती है, और एक बार प्रैक्टिकल कर लोगे तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि माइंड में बैठ जाती हैं। इसको थियरी पढ़ने का यही होता है कि ठीक है, हमें पोजीशनिंग पता होनी चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वो पता होना चाहिए, किस तरीके से पेशेंट प्रिपरेशन करना है वो पता होना चाहिए। बाकी ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या होता है आप भले पढ़े हो, लेकिन जब तक अगर करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। मतलब आपको ये तो पता है कि पेनिस के अंदर कैथेटर को इंसर्ट करना है, ये सिर्फ पता होने से हो गया क्या? नहीं ना। जब तक हम पेनिस के अंदर इंसर्ट नहीं करते, किस जगह पे किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे होगा, तब तक वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कि उस समय करते करते कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये टैलेंटेड लोग, प्रोफेशनल लोग ही करते हैं, ठीक है। तो आप जब तक करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो ये बात थी हमारी आरजीयू की। आरजीयू क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ये सारी चीजें। एचएसडी पढ़ चुके हैं। आरजीयू पे बहुत लोगों ने बोला था मैम वीडियो बनाइए, आरजीयू का वीडियो ये है। लास्ट में हमेशा की तरह क्या कॉपी या नोट्स की फोटो डालूंगी, उससे आपको इजी होगा आपका नोट्स खुद का प्रिपेयर करने में। तो उस नोट्स को लिखिए, उसको पढ़िए एक बार वापस से, उसके बाद समझिए, उसके बाद कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।